जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज ये बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 का सेशन का ये 8वां सेशन है। तो जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये सेट आप सबके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद भी आएगा। तो आप क्या करें कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि इससे क्वेश्चन एकदम निश्चित तौर पे एक ना दो क्वेश्चन लड़ना तय है। तो आप निरंतर मेरे वीडियो से बने रहें, और अगर इसका और भी पार्ट्स को आपको देखना है तो मेरे D2M एजुकेशन के चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, टीका रोग का संबंध किस फसल से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों पहले तो आप ऑप्शन देख लेंगे। चावल है, आलू है, गन्ना है, मूंगफली है। किस रोग की बात की गई है? टीका रोग की। तो टीका रोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूंगफली। अच्छा, तो दोस्तों हम देख लेंगे कि चावल में, जिसको धान भी कहते हैं, धान से तो चावल प्राप्त होता है, तो धान में कौन सा रोग होता है? तो धान में जो है दोस्तों वो भूरा रोग होता है। भूरा धब्बा कह सकते हैं, या सिथ ब्लाइट। क्या सिथ ब्लाइट रोग भी जो है वो धान में होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे आलू की बात, तो आलू में कौन सा रोग होता है? मोजैक रोग। ये तो फेमस रोग है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आलू में कौन सा रोग होता है? मोजैक रोग। अगर हम गन्ने की बात कर ले तो गन्ने में रेड रॉट, जिसको लाल सड़न भी कहते हैं, रेड रॉट या फिर लाल सड़न भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर स्मट रोग भी जो है वो किसमें? गन्ना में होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक भी सूत्रकणिका नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है उरु अस्थि, अंत प्रकोष्ठिका, प्रंगरिका, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उरु अस्थि। अब आपके दिमाग में आएगा कि उरु अस्थि क्या है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि आपको कहीं कहीं फीमर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? ये फीमर। तो ये फीमर का ही ये हिंदी मीनिंग है। तो फीमर जो है, ये फीमर शरीर, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, हड्डी है, जिसको उरु अस्थि भी कहते हैं। अच्छा, ये शरीर के किस भाग में पाया जाता है दोस्तों? तो ये शरीर के जांघ में पाया जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का रिश्तेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीरेटिन। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। अच्छा, हम इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब देखेंगे जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान ले हम। इंडियन फॉरेस्ट डे जो है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट, ये 2023 में का जो थीम है इसके बारे में हम देख लेंगे। तो पहले ये मनाया कब जाता है? तो ये जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो 2023 का हम थीम देख लें। इसका जो थीम है, एग्जाम में आपको से थीम भी पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि इसका थीम क्या है। तो थीम जो था दोस्तों, इसका जो था वन और स्वास्थ्य। क्या है दोस्तों? वन और स्वास्थ्य। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है, इसका थीम आपको पूछ देगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये VVI जब क्वेश्चन कोई जिक्र में होता है, कोई चीज़ जग जिक्र में होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कह रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? ये इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी देता है, इस तरह का एक एक बीच में डाल देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है सेट SET निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है दोस्तों? सेट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 कहता है
भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? क्या भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन दिया हुआ 18 अप्रैल 1974, 28 अप्रैल 1974, 18 मई 1974 या 28 अप्रैल 1976। आप देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो होता है बहुत ही क्लोज दिया हुआ होता है। अगर ऑप्शन थोड़ा डिस्टेंस बना करके दे 74, 75, 78 इस तरह से, तो आप तो आंसर लगा करके चले आएंगे, लेकिन ये क्लोज ऑप्शन दिया हुआ, तो ऐसे में आप गलती कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मई 1974 को। इसके बारे में थोड़ा जान ले, आखिरकार जो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई तो था ही, लेकिन उस दिन का जो दिन था बड़ा ही शुभ दिन था, वो बुद्ध पूर्णिमा दिन था। कौन सा दिन था दोस्तों? ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन परमाणु परीक्षण किया गया। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? ध्यान में रखेंगे, स्माइलिंग बुद्धा। अगर आप जानते हैं तो ये आपका एग्जाम क्या होता है, ये आपको रिवीजन हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसका ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि राजस्थान के पोखरण में से इसका जो है परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? धन्वंतरि तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर, क्या शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खफी खां। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 कहता है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो बंगाली भाषा में तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बंगबंधु, दिग्दर्शन, बंगाली पत्र, उदंत मारदंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिग्दर्शन। अच्छा, ये दिग्दर्शन के बारे में हम जरा जान ले। तो ये जो समाचार पत्र था, ये श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र था। ठीक है, जिसे जॉन क्लार्क मार्शमैन ने, कौन? जॉन क्लार्क मार्शमैन के द्वारा संपादित किया गया था। ध्यान में रखेंगे, इसका जो पहला अंक था दोस्तों ना, वो 1818 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ध्यान में रखेंगे, श्री रामपुर के बैप्टिस्ट मिशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र था, जिसे जॉन क्लार्क मार्शमैन द्वारा संपादित किया गया था। और इसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? 1818 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के काल में दौरान हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। कब? 1902 में। कब इसका रैले कमीशन का गठन कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रेकिंग विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया गया था? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अहमदाबाद मिल का जब भी मजदूर हड़ताल की बात आती है, तो ये जो मिल मजदूर हड़ताल जो था वो किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया हुआ पहला भूख हड़ताल था। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये पहला भूख हड़ताल था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कितना परसेंट जो है बोनस देने को स्वीकार किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 35%। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1876 में। क्या? 1876 में। इसका करेक्ट आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, 1876 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में प्रथम अधिवेशन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51वां अधिवेशन जो था वो गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। सब फेमस क्वेश्चन है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था? ठीक है, जजिया अगर आपको पता है कि 2 बार लगा हुआ था, तो पहले तो ठीक है, ये दूसरी बार कब लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1679 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
किसने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो ऑप्शन दिया हुआ शंकर नारायण नायर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नाइट ही नहीं बल्कि कहीं कहीं आपको नाइट तो कहीं कहीं आपको नाइट हुड की उपाधि मिलेगा। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1949, 1961, 1971, 1975। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है हाउ टू बी अ राइटर। क्या हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये मैच कराने वाला प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित को मिलान कौन सही नहीं है? तो देखेंगे महात्मा गांधी, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरी तरफ समाधि स्थल दिया हुआ है। दोस्तों समाधि स्थल या फिर मैंने जो पीछे वीडियो का सेट कराया है, जो भी मैंने सेशन कराया है, तो उसमें या फिर शॉर्ट सेशन में भी आप देखेंगे तो उसमें मैंने व्यक्ति और समाधि स्थल से संबंधित मैंने क्वेश्चन को कराया है। तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, व्यक्ति समाधि स्थल क्या है? राजघाट, यानी महात्मा गांधी का राजघाट है समाधि स्थल, बिल्कुल सही है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल क्या है? एकता स्थल, बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है? अभय घाट, ये भी बिल्कुल सही है। शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वो चैत्रा भूमि नहीं, बिल्कुल कर्म भूमि है दोस्तों। क्या रखेंगे? कर्म भूमि। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है? कहता है भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो इसका जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, PSLV XL C-25। ये वैसे तो ये क्वेश्चन को पूछने का ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन ये पूछ भी सकता है। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, अगर क्वेश्चन आपका जल्दी बना हुआ होगा तो आपका चंद्रयान 3 के व्हीकल का नाम पूछ सकता है, जो कि 13 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। 13 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। कौन से व्हीकल से? LMV-3 से। किससे? चंद्रयान 3 का जो व्हीकल का नाम था LMV-3 था। ठीक है, इसके रोवर का नाम क्या था? इसके रोवर का नाम प्रज्ञान, जबकि लैंडर का नाम विक्रम था। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, तो इसका जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV XL C-25। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो होता है उसका क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो कौन कौन से देश के साथ जाकर के लगती है? तो ये आप देखेंगे, ये भूटान से लगती है, चाइना से और म्यांमार से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, छिबोरा पन बिजली परियोजना, क्या छिबोरा पन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंसा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? क्या दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? आप देख रहे होंगे कि अपने प्रत्येक सेशन में 1-2 अभयारण्य के बारे में पूछा ही जा रहा है, तो आप उसको देखते चले जाएंगे, क्वेश्चन पूछता है। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच तक है? यानी नेपाल हिमालय जो है वो किन 2 नदियों के बीच तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली से तीस्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ही निर्णय करती है कि पंचायत चुनाव कराना है या नहीं, या कब कराना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे,
आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। ठीक है, क्या कहता है, आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों वो किस सूची का विषय है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। अच्छा, हम थोड़ा सा केंद्र सूची, यानी इस केंद्र सूची को हम संघ सूची के भी नाम से जानते हैं। तो जरा देख लें इसमें विषयों की संख्या कितनी है। तो अगर हम केंद्र सूची यानी संघ सूची की बात कर लें तो संघ सूची में कितने टोटल विषय हैं दोस्तों। तो पहले जो थे इसमें 97 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे, 97, जबकि अब 100 विषय हो गए हैं। टोटल कितने विषय हो गए, 100 विषय हो गए। ठीक है, अगर हम समवर्ती सूची की बात कर लें तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। पहले कितने थे दोस्तों, 47 थे, अब 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, राज्य सूची की बात कर ले तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन अब 101वां संविधान संशोधन के तहत इसकी संख्या 61 से बढ़ करके 66 से 61 कर दिया गया है। 66 से कितना कर दिया गया दोस्तों, 61 कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो इसका जो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 117, आर्टिकल 119, आर्टिकल 124, आर्टिकल 116। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 117। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि 119 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 119 कहता है कि संसद में वित्तीय व्यवसाय के बारे में संसद में प्रक्रियाओं के कानून के विनियमन के बारे में ये बताता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 116 क्या कहता है, 116 कहता है कि जब भी लोकसभा का वोट हो, ठीक है, तो उसके लिए जो अतिरिक्त अनुदान हो तो ये अतिरिक्त अनुदान की मांग की चर्चा आर्टिकल 116 में किया गया है। 124 की बात कर ले तो 124 में बताया गया है कि राज्य में, मतलब ये समझ लीजिए कि 124 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन का चर्चा किया गया है। ये क्या है, 124 को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कीजिए, इसको बना दीजिए 214। ठीक है, 1 2 4, अब 2 1 4 बना दीजिए। ये बताया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी समझ लीजिए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 214 के अनुसार किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 35 नंबर कहता है संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा सी, 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। ऑप्शन दिया हुआ 1960, 1972, 1976, 1978। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये गैर संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, ये वित्त आयोग बिल्कुल गलत है, ये संवैधानिक निकाय है। इसकी जो है चर्चा संविधान में की गई है। ठीक है, तो ये गलत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी बिल्कुल सही है, गैर संवैधानिक निकाय है। लोकपाल गैर संवैधानिक निकाय है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है ये रिवर्स सूत्र, क्या ये रिवर्स सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गीता मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है एनियाक था, एनियाक क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक इंजन या एक सर्च इंजन। तो आपको मैं बता दूं कि मैं अपने कंप्यूटर के 30+ का जो मैंने सेशन लाया है आप लोगों के लिए, आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के आप कंप्यूटर के सेशन को देख सकते हैं। उसमें कंप्यूटर का संरचना से लेकर के सारा चीज़ उसमें बताया गया है। तो ये एनियाक के बारे में पूछ रहा है कि एनियाक क्या था। तो एनियाक क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आवृत्ति पर जो है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है
एक सेकेंड। कहता है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी से चंद्रमान पर, तो द्रव्यमान पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित हो जाता है, बल्कि प्रभाव किस पे पड़ता है? तो भार चेंज हो जाता है। अगर कोई वस्तु अर्थ पे समझ लीजिए कि 96 kg का है तो वो चंद्रमा पर 1/6 kg का यानी 16 kg का हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है रात के समय आवासीय क्षेत्र में जहाँ कि आप रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल, 16 डेसिबल, 75 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 45 डेसिबल। अगला सवाल देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम जबकि आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट के सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आप न्यूमेरिकल बना लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन दिया हुआ घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घटता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता है शराब का पीएच वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.8। और आज की सेशन का जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? कहता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला सेशन हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।